गुड मॉर्निंग। हम वैश्विक पवन तंत्र पढ़ रहे हैं और वैश्विक पवन तंत्र में हमने दाब पेटियों पर बात शुरू की थी। प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये पृथ्वी पर 7 दाब पेटियां, नंबर 1 विषुवत-रेखीय न्यूनवायु दाब पेटी, नंबर 2 उपोष्ण उच्च दाब पेटी, नंबर 3 उपोष्ण उच्च दाब पेटी, नंबर 4 उपध्रुवीय न्यूनवायु दाब पेटी, नंबर 5 उपध्रुवीय न्यूनवायु दाब पेटी और इसके बाद ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यहां पर हम विषुवत रेखीय न्यून दाब पेटी पर बात कर चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। इसके बाद यहां पर उपोष्ण उच्च दाब, यहां पर भी उपोष्ण उच्च दाब, यहां पर उपध्रुवीय न्यून दाब, उपध्रुवीय न्यून दाब और ध्रुवीय उच्च दाब और ध्रुवीय उच्च दाब, ठीक है। जिसमें हम पहली पेटी को लिख चुके, विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब पेटी, विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। निर्माण का कारण वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है और सूर्य सीधा चमकने के कारण यहां पर वायुदाब कम और तापमान अधिक। यहां पर व्यापारिक पवनों का मिलन क्षेत्र है और इस कारण व्यापारिक पवनों के मिलन से अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। यहां पर पवनें अभिसरित होकर ऊपर उठती है और इस कारण पवन की गति नहीं होती है, क्षैतिज गति नहीं होती है और इस कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र पेटी जिसका विस्तार दोनों गोलार्ध। तापजन्य वायुदाब पेटियों में पहले लिखी ली थी, ठीक है। अब तापजन्य वायुदाब पेटी में दूसरी वायुदाब पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में केवल इतना याद रखना है कि 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के समीप का क्षेत्र, यहां पर तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब क्या होते हैं, तापमान न्यून होने के कारण वायुदाब उच्च होते हैं। केवल 2 लाइनें लिखनी है, वापस रिपीट कर देता, सुन लेना। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, अक्षांशीय विस्तार 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध के समीप का क्षेत्र, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप का क्षेत्र। इस ताप पेटी के निर्माण का कारण यहां पर तापमान न्यून होता है और इस कारण वायुदाब उच्च होते हैं। देखें नंबर 2 ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध, 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध के समीप का क्षेत्र, 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध के समीप का क्षेत्र। यहां पर तापमान
कम होने के कारण, यहां पर तापमान कम होने के कारण वायुदाब उच्च पाए जाते हैं, वायुदाब उच्च पाए जाते हैं। ठीक है, तो तापजन्य वायुदाब पेटियां तीनों हो गई तीनों। अब हेडिंग डाल दो गतिजन्य वायुदाब पेटियां, गतिजन्य वायुदाब पेटियां। गतिजन्य वायुदाब पेटियां लिखें, वह वायुदाब पेटियां जिनका निर्माण पृथ्वी के घूर्णन या वायु राशि के अवतलन से होता है, वायु राशि के अवतलन से होता है, अवतलन से होता है। ठीक है, यह वायुदाब पेटियां 4 है, यह वायुदाब पेटियां 4 है। नंबर 1 उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी या उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, अब इसके निर्माण के देख लो। उपोष्ण उच्च दाब पेटी जिसका विस्तार 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध में, 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध। ध्यान रहे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से पवनें विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। यहां उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय वायुदाब पेटी की ओर भी पवनें प्रवाहित होती है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर जो पवनें प्रवाहित होती है उनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड। कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन। यहां पर व्यापारिक पवन और उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर जो पवन प्रवाहित होती है उसका नाम होता है पछुआ पवन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्टरले। ठीक है, वैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो तापमान में कमी होती है तो वायुदाब बढ़ता है। अब यहां पर विषुवत रेखी, यहां पर क्या है? न्यून वायुदाब पेटी। ऊपर जाए तो क्या है? उच्च दाब। वापस क्या है? न्यून दाब। फिर क्या है? उच्च दाब। यानी कि परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ध्रुवों से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी पर दाब होता है तो पहले कम, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक। क्योंकि पहले विषुवत रेखी न्यून वायुदाब पेटी है, फिर उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, फिर उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी है, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब इस पेटी का निर्माण कैसे हो रहा है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ध्यान रहे, इस विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी से जो पवनें अभिसरित होती है वह ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के पुनः
30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरेगी और इसे हेडले कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडले कोष। यहां पर ध्रुवीय पवन, यहां पर भी ध्रुवीय पवन। तो यहां उपध्रुवीय न्यूनवायुदाब पेटी पर भी क्या हो रहा है? पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने आपस में क्या कर रही है? टकरा रही है। टकराकर पवन राशि ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के पुनः कहां उतरेगी? यहीं पर। और इसको कहा जाता है फेरल कोष। क्या कहा जाता है? फेरल कोष। तो इसकी उत्पत्ति को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी, अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध। यहां पर उच्च दाब के निर्माण का कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों से अभिसरित वायु राशि और उपध्रुवीय क्षेत्रों से अभिसरित वायु राशि क्रमशः हेडले कोष और फेरल कोष को पूर्ण करते हुए 30 से 35 डिग्री अक्षांश के समीप अवतलित होती है, यानी कि नीचे उतरती है। जब ठंडी वायु राशि नीचे उतरेगी तो वायुदाब में क्या होगी? बढ़ोतरी। और इस कारण यहां पर ऊपर से उतरती वायु राशि, ठंडी वायु राशि धरातल कर नीचे उतरती है और इसलिए इस क्षेत्र में पवन चलती तो है लेकिन पवन की गति अचानक मंद पड़ जाती और इसलिए जब अरब यात्री यहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या एशिया या यूरोप के देशों से, एशिया एवं अफ्रीकी देशों से यूरोपीय देशों में जब घोड़े बेचने जाते थे तो उनकी नावें अचानक समुद्र के 30 से 35 डिग्री अक्षांश के समीप रुक सी जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले पाल नौकाएं थी, पाल नौकाएं अचानक रुक जाती और उसकी वजह से अपनी नावों का भार कम करने के लिए वह घोड़े के व्यापारी यहां पर समुद्र में घोड़ों को डाल देते थे और इस कारण 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी को शांत पेटी कहा जाता है, वैसे ही उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश या घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पवनों के अवतलन के कारण पवन की क्षैतिज गति मंद पड़ जाती है, अतः यहां पर अरब व्यापारियों के द्वारा समुद्र में घोड़े डाल दिए जाते थे और इस कारण आज भी इन्हें अश्व अक्षांशों के नाम से या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अब उपोष्ण उच्च दाब पेटी में क्या याद रखना है? अक्षांशीय विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध। उत्पत्ति विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी से अभिसरित पवन, यहां पर टकराकर ऊपर उठी हुई पवन तथा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी से अभिसरित पवन क्रमशः हेडले कोष और फेरल कोष को पूर्ण करते हुए 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर अवतलित होकर उच्च दाब की दशा का निर्माण करती है। यहां पर पवन की गति मंद पड़ने के कारण इसे अश्व अक्षांश या घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखे, लिखो। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध। 30 से 35 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध। इस दाब पेटी का निर्माण, इस दाब पेटी का निर्माण
विषुवत रेखीय क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र से अभिसरित पवन, विषुवत रेखीय क्षेत्र से अभिसरित पवन तथा उपध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र से अभिसरित पवन क्रमशः हेडले कोश एवं फेरल कोश, हेडले कोश एवं फेरल कोश को पूर्ण कर 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के समीप अवतलित होकर उच्च दाब की दशा का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में पवन की गति अचानक कम पड़ जाती है, अतः इन्हें अश्व अक्षांश ब्रैकेट में घोड़े के अक्षांश, इंग्लिश में हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश या घोड़े के अक्षांश कहा जाता है, घोड़े के अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, एक बार देख लो अभी तक जो पढ़ाया है, वापस 1 मिनट रिकैप कर रहा हूं। विषुवत रेखीय न्यूनवाइदा पेटी कल समझा दी थी। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, तापमान उच्च रहने के कारण वायुदाब निम्न रहता है। यहां पर व्यापारिक पवनों के मिलन से ITCZ की दशा का निर्माण होता है। यहां पवन अभिसरित होकर ऊपर उठती है, क्षैतिज गति नहीं होती है, इस कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। इसके बाद ध्रुवीय उच्च दाब पेटी पढ़ाई, कुछ भी नहीं, केवल 2 लाइनें। अक्षांशी विस्तार 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध के समीप का क्षेत्र, यहां पर तापमान कम होते हैं और इस कारण वायुदाब उच्च होते हैं। तीसरी पेटी पढ़ाई है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, इसको समझना है। एक तो अक्षांशी विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध। यहां पर होता क्या है कि ये व्यापारिक पवनें यहां पर अभिसरित हुई और ध्रुवीय और पछुआ पवनें यहां पर अभिसरित हुई, तो ये अभिसरित पवन राशि यहां से ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध पर नीचे उतरती है। इस व्यापारिक पवनों के परिसंचरण तंत्र को हेडले कोश कहा जाता है, जबकि पछुआ पवनें जो हैं उनका परिसंचरण तंत्र कहलाता है फेरल कोश। और ये जो पवनें वापस अभिसरित होकर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के समीप क्या होती है, निरंतर नीचे उतरती। तो मैंने यही लाइन लिखवाई कि विषुवत रेखीय न्यूनवायुदा पेटी से अभिसरित पवनें तथा उपध्रुवीय न्यूनवायुदा पेटी से अभिसरित पवनें क्रमशः हेडले कोश एवं फेरल कोश को पूर्ण करते हुए 30 से 35 डिग्री अक्षांश के समीप अवतलित होकर उच्च दाब का निर्माण करती है। यहां पर कौन सा दाब निर्मित होता है, उच्च दाब। ध्यान रहे, यहां पर पवन की गति होती तो है, लेकिन पवन की गति अचानक
कम पड़ जाती है और अरब यात्री अपनी नावों में से भार को कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में डाल देते थे, क्योंकि पहले पाल नौकाएं थी, मैकेनिकल या यांत्रिक कोई साधन नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी, ना डीजल इंजन थे। और इस कारण जो घोड़े के व्यापारी थे वो अपनी पाल नौकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, भार को कम करने के लिए इन अक्षांशों के मध्य घोड़ों को समुद्र में फेंक देते। और इस कारण आज भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश या घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। अब यहां पर देख लें, सामान्यतः होना क्या चाहिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान कम होता है और तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले न्यून दाब है, फिर वायुदाब बढ़ रहा है, वापस वायुदाब क्या हो रहा है, कम, और फिर वापस वायुदाब बढ़ रहा है। तो यहां उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी में न्यून दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही, और घूर्णन करती पृथ्वी अपने परिधीय क्षेत्र की वायु राशि को हटाने का प्रयास करती, यानी कि ध्रुवों के आसपास की जो वायु राशि है उसको हटाने का प्रयास करती। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम और वायुदाब अत्यधिक उच्च होने के कारण अत्यधिक भारी वायु राशि को हटाने में सक्षम नहीं होती है, और इस कारण अपेक्षाकृत कम भारी वायु राशि 60 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य की वायु राशि को हटाकर यहां पर क्या करती है, न्यून दाब का निर्माण करती है। और इसलिए 3 वायुदाब पेटियां, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ये तीनों तापजन्य वायुदाब पेटियां, जबकि उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटियां किस प्रकार की पेटियां है, तो गतिजन्य वायुदाब पेटियां। लिख देते हैं इसको, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध। लिखें, इस पेटी का निर्माण, इस पेटी का निर्माण घूर्णन करती पृथ्वी द्वारा, घूर्णन करती पृथ्वी द्वारा अपेक्षाकृत कम भारी, अपेक्षाकृत कम भारी वायु राशि को हटाकर न्यून दाब की दशा का निर्माण करती है। न्यून दाब का निर्माण करती है। ठीक है, वायुदाब पेटियां होगी सातों। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या याद रखना है। एक तो वायुदाब क्या है, तो मंडलाकार वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग पर डाला गया वायु का भार। पृथ्वी का औसत वायुदाब 1013 मिलीबार, 76 सेंटीमीटर, 29.92 इंच या 1034 ग्राम। इसके बाद पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है, 7। पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियों में 3 न्यून दाब की पेटियां और 4 उच्च दाब की पेटियां। निर्माण के कारक के आधार पर वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक तापजन्य वायुदाब पेटियां और दूसरी गतिजन्य वायुदाब पेटियां। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी तापजन्य वायुदाब पेटियां है, जबकि उपोष्ण उच्च दाब पेटी और
उपध्रुवीय न्यूनवायुदाब पेटियां गतिजन्य वायुदाब पेटियां है। परीक्षा में एक तो मिलान का क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार के साथ कि विषुवत रेखीय न्यूनवायुदाब पेटी का विस्तार है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विस्तार है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार है, उपध्रुवीय न्यूनवायुदाब पेटी का विस्तार है। दूसरा, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, डोलड्रम या शांत पेटी किसे कहा जाता है, ITCZ का निर्माण कहां पर होता है, किस वायु राशि में वायु राशि या किस वायुदाब पेटी में वायु राशि अभिसरित होकर ऊपर उठती है। तो एक तो विषुवत रेखीय न्यूनवायुदाब पेटी में भी ऊपर उठ रही है, उपध्रुवीय न्यूनवायुदाब पेटी में भी वायु राशि क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। नीचे कहां उतर रही है, तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी पर वायु राशियां क्या हो रही है, अवतलित होती है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न निकाल के इसमें पूछ सकता है। हेडिंग डाल दो पवने। वायुदाब पेटियां सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, वैश्विक पवन तंत्र लिखा हुआ है, लेकिन वैश्विक पवन तंत्र वायुदाब पेटियों के कारण ही है और इसलिए वायुदाब पेटियां पूछी जाती। लिखें पवने। ठीक है, एक तो पवनों के टॉपिक में हम जिन जिन चीजों पर बात करेंगे, एक पवन क्या है, दूसरा दाब प्रवणता बल या बैरोमेट्रिक ढाल क्या है, इसके बाद भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं, इसके बाद भूस्थितिक पवन क्या है, इसके बाद भूमंडलीय पवन क्या है, क्योंकि नाम एक जैसे, भूविक्षेपी, भूस्थितिक और भूमंडलीय पवन। इसके बाद पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें कोरोलियस बल, कोरोलियस बल की व्याख्या करने वाले फेरल के नाम पर फेरल का नियम और बोयस बेलेट के नाम पर बोयस बेलेट का नियम। ये दोनों नियम किस प्रकार है, वो फिर पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में स्थायी पवनें जो वर्ष भर प्रवाहित होती है ग्लोब पर, दूसरी सामयिक पवनें सीजनल, और तीसरी स्थानीय लोकल विंड्स। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं, पवन क्या है। तो जब कोई वायु राशि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ध्यान रहे, यहां पर मान लीजिए 1026 मिलीबार वायुदाब है, यहां पर 1020 मिलीबार वायुदाब है, यानी कि यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के अंतर से उत्पन्न बल जो होता है, उस बल को कहा जाता है दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब के अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको ही हम दाब प्रवणता बल कहते हैं। दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवन की गति उतनी ही अधिक होगी, दाब प्रवणता बल कम होगा तो पवन की गति उतनी ही कम होगी। ध्यान रहे, अगर यही उच्च दाब और निम्न दाब के अंतर को अगर मैं ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर दूं तो ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के बाद जो ढाल निकलता है और उसी ढाल को बैरोमेट्रिक
ढाल कहा जाता है। तो एक तो पवन क्या है? जब कोई वायु राशि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पवन। दाब प्रवणता बल या बैरोमेट्रिक ढाल क्या है? तो उच्च दाब और न्यून दाब के अंतर से उत्पन्न बल को दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहलाता है। यदि उच्च दाब और न्यून दाब के अंतर को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाए तो इसे बैरोमेट्रिक ढाल कहा जाता है। पवनें सदैव दाब प्रवणता बल और बैरोमेट्रिक ढाल का अनुसरण करती है। दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा, पवन की गति उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद है पहले ये दोनों लिखवा देता हूं, फिर आगे बात करता हूं, लंबा हो जाएगा। लिखें पवन। जब कोई वायु राशि उच्च दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है, क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है, तो इसे पवन कहा जाता है। क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है तो उसे पवन कहा जाता है। इसके बाद लिखें दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल लिखें उच्च दाब एवं न्यून दाब, उच्च दाब एवं न्यून दाब के अंतर से उत्पन्न बल दाब प्रवणता बल अधिक होने पर पवन की गति भी अधिक होती है। दाब प्रवणता बल अधिक होने पर पवन की गति भी अधिक होती है। इसके बाद बैरोमेट्रिक ढाल। उच्च दाब एवं न्यून दाब का ग्राफ पर प्रदर्शन बैरोमेट्रिक ढाल कहलाता है। बैरोमेट्रिक ढाल कहलाता है। नोट पवने दाब प्रवणता बल एवं बैरोमेट्रिक ढाल का दाब प्रवणता बल एवं बैरोमेट्रिक ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है।
एक जियोस्टेटिक विंड, एक भूविक्षेपी पवन और तीसरा भूमंडलीय पवन। ठीक है, एक तो ये पृथ्वी, ठीक है, ये विषुवत रेखीय न्यूनवायुदाब पेटी और ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, अगर कोई पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सीधी चलती है तो इसको जियोस्टेटिक विंड कहते हैं, यानी कि उच्च दाब से न्यून दाब की ओर सरल रेखा में चलने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? जियोस्टेटिक विंड। लेकिन धरातल की सतह पर भूस्थितिक पवनें प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि धरातल की सतह पर पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरोलियस बल के कारण यही पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि ये तो फाइनल हो गया कि जहां जहां कोरोलियस बल का प्रभाव होगा वहां पर भूस्थितिक पवन नहीं चलती है। यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलने वाली पवन को हम क्या कहेंगे? भूस्थितिक पवनें। यानी कि भूस्थितिक पवनें धरातल की सतह पर प्रवाहित नहीं होती है, यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में उच्च दाब से न्यून दाब की ओर प्रवाहित होती है। इस पर कोरोलियस बल का प्रभाव नहीं होता है। भूस्थितिक पवन समझ में आ गया। दूसरा भूविक्षेपी पवन, यानी कि अगर हमने यहां मानचित्र बनाया और मानचित्र में समदाब रेखाएं, ये समदाब रेखा, जैसे कि ये 20 मिलीबार की रेखा, ये 21 मिलीबार की रेखा, जब कोई वायु राशि समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, समदाब रेखाएं जो हैं, समदाब रेखाएं मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाओं को समदाब रेखा, इंग्लिश में इनको आइसोबार कहते हैं। समताप रेखाएं समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखाओं को समताप रेखाएं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। तो जो पवन समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होगी उसे क्या कहेंगे? भूविक्षेपी पवन। इसके बाद भूमंडलीय पवन, यानी कि पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली तीनों प्रकार की पवनें, चाहे वो अस्थायी पवन हो, चाहे वो सामयिक पवन हो, चाहे वो स्थानीय पवन हो, सभी पवनों को सम्मिलित रूप से ग्लोबल विंड के नाम से जाना जाता है। आपको नहीं पूछेगा, वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकता है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होने वाली पवन निम्न में से कहलाती है। एग्जामिनर की इच्छा हो जाए तो सब्जेक्ट के अंदर जीके में घुस जाता है। और वैसे अगर कोई सोशल साइंस से सेकंड ग्रेड वगैरह दे रहा है तो ये क्वेश्चन 100% आते ही आते। वैश्विक पवन तंत्र सोशल साइंस में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, आरएस में भी है। ठीक है, लिखवा दूं नोट करके तीनों चीजें? लिखो, भूस्थितिक पवन, भूस्थितिक पवन, जियोस्टेटिक विंड, भूस्थितिक पवन। लिखे, वह पवन जिस पर कोरोलियस बल का प्रभाव, कोरोलियस बल का प्रभाव वह पवन जिस पर कोरोलियस बल का प्रभाव नहीं होता है, यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर
सरल रेखा में गति करती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरल रेखा में गति करती है, गति करती है। यह पवन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवन, देखिए वह पवन जो समदाब रेखाओं के, वह पवन जो समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली, पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली तीनों पवनें, तीनों पवनें स्थायी, कौमा सामयिक, सामयिक, अस्थायी, कौमा सामयिक सीजनल, तथा स्थानीय पवन, एक परमानेंट, एक सीजनल और दूसरी तीसरी लोकल। स्थानीय पवन को सम्मिलित रूप से भूमंडलीय पवन कहा जाता है। भूमंडलीय पवन कहा जाता है। भूमंडलीय पवन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कोरोलियस बल। हेरल का नियम और बायज बेलेट का नियम। ठीक है, क्या है? तो एक तो ये हमारी पृथ्वी, ये विषुवत रेखीय न्यूनदाब पेटी, ये उपोष्ण उच्चदाब पेटी, ये भी उपोष्ण उच्चदाब पेटी। एक तो कोरोलियस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपण बल, डाइवर्जेंट फोर्स, इसको पहचानने का सर्वप्रथम काम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरोलियस के द्वारा किया जाता है और इस कारण इसे कोरोलियस बल के नाम से जाना जाता है। कोरोलियस बल के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये पवन ऐसे चलनी चाहिए, यहां ऐसे चलनी चाहिए क्योंकि यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। अब ये पवने उत्तरी गोलार्ध में यहां से कैसी हो जाएगी, ये यानी कि दाईं ओर डाइवर्जेंट होगी, यहां पर कैसी होगी, बाईं ओर।
और इसी को कोरोलियस का बल नियम कहा जाता है या कोरोलियस बल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपण बल, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरोलियस के द्वारा सर्वप्रथम पहचाना गया और इस कारण इसे कोरोलियस बल कहते हैं। कोरोलियस बल के अनुसार पवनें एवं जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है और उसी को हम क्या कहेंगे, कोरोलियस बल। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवनें एवं जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में डाइवर्ट होती है, तो राइट साइड। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में डाइवर्ट होगी, तो बाईं ओर। अब ये बल दे दिया कोरोलियस ने। ये दोनों भी किस्मत से इसी युग में पैदा हुए और इसलिए इन्होंने इनके बल की व्याख्या की और कुछ नहीं किया। और व्याख्या करने में भी क्या किया, हेरल ने कहा कि अगर कोरोलियस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दिशा के विमुख खड़ा रहा जाए, यानी कि पवन आ रही है उसके विमुख यानी कि पीठ करके खड़ा रहा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब दाईं ओर कम और दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब बाईं ओर कम होता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर। मतलब कोरोलियस बल में कुछ नहीं किया, खुद जाके खड़े रह गए और एक कह दिया कि ये दाब इधर कम होता है इसलिए इधर डाइवर्ट होती है, ये इधर कम होता है इसलिए इधर डाइवर्ट होती है, और उसी को फेरल का नियम कहा जाता है। यानी कि कोरोलियस बल की व्याख्या करते हुए फेरल ने कहा कि यदि पवन दिशा के विमुख खड़ा रहा जाए, यानी कि पवन आ रही है उसके विपरीत दिशा में खड़ा रहा जाए, तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती। इन्होंने देखा कि देखो फेरल ने मौके पर चौका लगा दिया, अपना नियम दे दिया। पढ़ रहे हैं हम आज तक। बॉयज बैलेट ने कहा नहीं, आपने कहा है कि विमुख खड़ा रह जाए, मैं कैसे खड़ा रह जाता हूं, सम्मुख, यानी कि पवन आ रही है उसके सामने। तो बॉयज बैलेट के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती। तो सामान्यतः पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये कौन कह रहा है, कोरोलियस बल। इसकी व्याख्या पवन दिशा के विमुख खड़ा रहा जाए तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। बॉयज बैलेट के अनुसार अगर पवन दिशा के सम्मुख खड़ा रहा जाए तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती है। तो परीक्षा में ये खोद खोद के पूछता है कि बॉयज बैलेट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों एवं जलधाराओं की दिशा होती है, तो उल्टा कर देना, क्योंकि वो खड़े उल्टे रहे, सामने जाके खड़े रहे, और इसलिए वायुदाब बाईं ओर कम है उत्तरी गोलार्ध में और वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर कम है। वास्तव में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर कम है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर कम है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया और कुछ भी नहीं। लिख देते हैं कोरोलियस बल, फेरल का नियम और बॉयज बैलेट का नियम। लिखें कोरोलियस बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरोलियस बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपण बल, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरोलियस द्वारा पहचाना गया। अतः इसे कोरोलियस बल कहा जाता है। कोरोलियस बल कहा जाता है। इस बल के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर राइट साइड
दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद हेरल का नियम। देखें, हेरल ने कोरोलियस बल की व्याख्या करते हुए यह बताया कि यदि पवन दिशा के विमुख यानी कि विपरीत, पवन दिशा के विमुख खड़ा रहा जाए तो पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद बायस बेलेट का नियम। हाँ, पृथ्वी के घूर्णन से विक्षेपण हो रहा है, आप तो खड़े रह के केवल दाब को महसूस कर रहे हैं, बस आपका कोई रोल नहीं है, खाली इसने कह दिया, ठीक है। बायस बेलेट का नियम लिखें। इन्होंने कोरोलियस बल की व्याख्या करते हुए बताया कि यदि पवन दिशा के सम्मुख खड़ा रहा जाए तो पवने उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, हेडिंग डाल दें, पवनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड्स। नंबर 1, स्थायी पवन, इसी का दूसरा नाम
सनातनी पवन, इसी का तीसरा नाम ग्रहीय पवन, इसी का चौथा नाम भूव्यावर्ती पवन। एक तो अस्थाई पवन, यानी कि पृथ्वी पर अस्थायी रूप से चलने वाली पवन को स्थायी पवन कहा जाता है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात या वायुमंडल के निर्माण के पश्चात अनादिकाल से चल रही है, इस कारण इसको सनातनी पवन कहते हैं। संपूर्ण ग्रह पर चलने के कारण इसे ग्रहीय पवन कहा जाता है और संपूर्ण पृथ्वी को ढकने के कारण इसे भूव्यावर्ती पवन के नाम से जाना जाता है। यह पवनें तीन प्रकार की, एक व्यापारिक, दूसरी पछुआ और तीसरी ध्रुवीय पवन। ठीक है, लिख दो हेडिंग। स्थायी पवन, पवनों के प्रकार में नंबर 1 स्थायी पवन। सनातनी पवन, ग्रहीय पवन या भूव्यावर्ती पवन। भूव्यावर्ती, भू प्लस आवर्त है तो यण संधि हो रही। भूव्यावर्ती पवन, ठीक है, वह पवन जो पृथ्वी पर अस्थायी रूप में प्रवाहित होती है, इसे सनातनी पवन, ग्रहीय पवन एवं भूव्यावर्ती पवन भी कहा जाता है। भूव्यावर्ती पवन भी कहा जाता है। यह पवनें तीन प्रकार की, नंबर 1 व्यापारिक, नंबर 2 पछुआ और नंबर 3 ध्रुवीय पवन। ठीक है, केवल अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम मेरे साथ बना दो, फिर कल इनके तीनों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, मेरे साथ ही डायग्राम बना लो। ठीक है, जो भी बना ठीक है।
विषुवत रेखीय न्यूनदाब पेटी, उपोष्ण उच्चदाब पेटी, उपोष्ण उच्चदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यूनदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यूनदाब पेटी, इधर ध्रुवीय उच्च दाब और इधर भी ध्रुवीय उच्च दाब। यहां पर ये व्यापारिक पवन, यहां पर ये व्यापारिक पवन, यहां पर ये पछुआ पवन, यहां पर ये पछुआ पवन, यहां पर ये ध्रुवीय पवन, यहां पर ये ध्रुवीय पवन, यहां पर ये और ये हेडले कोश, इधर ये और ये फेरल कोश, यहां पर भी फेरल कोश, यहां पर ध्रुवीय कोश और यहां पर ध्रुवीय कोश। एक तो 7 दाब पेटियां बनाइए, तीनों अस्थाई पवने, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, और तीनों कोश बनाएं, हेडले कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश। सारे के सारे सवाल इसी एक डायग्राम में, चाहे वो दाब पेटियों के हो, चाहे वो अस्थाई पवने के हो, या चाहे वो सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित हो। बना लेंगे रोक लो। आए? हाँ हाँ बैठ जाता है। मैडम नहीं आ रहे दिखते।